हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रथम विश्व युद्ध का हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार ने हमारी जो पार्टियों की राजनीति थी उस पर क्या इम्पैक्ट किया और भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके क्या परिणाम हुए। प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ होता है उस समय भारत में जो क्या सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे और विश्व की क्या सिचुएशन थी उस पर भी बात करेंगे। तभी हम समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या हुआ। तो देखिए, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या है इस पे आप गौर करें। प्रथम विश्व युद्ध, हालांकि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है। तो प्रथम विश्व युद्ध को वहाँ पे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से ये युद्ध की घटनाएं घटित हुई, क्या रीजन्स थे, क्या परिणाम हुए, कौन कौन सी संधियां हुई। लेकिन उसी समय भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं और उस पर प्रथम विश्व युद्ध का बहुत गहरा एक इम्पैक्ट भी है, इसीलिए यहाँ पर हम उसको संक्षिप्त रूप में भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में, क्योंकि इस पर आपको पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस भी बनेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों को डिस्कस करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट जिसको हम स्वराज आंदोलन या होम रूल मूवमेंट कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था। तो वो भी सिचुएशन यहाँ पर उसी युद्ध के दौरान बनती है। तो प्रथम विश्व युद्ध को समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो 1914 से लेकर के 1918 तक का है। और इसी टाइम पीरियड में आप देखते हैं कि 1916 से होम रूल आंदोलन भी चलाया जाता है। इसी टाइम पीरियड में आप देखते हैं कि महात्मा गांधी का आगमन भारत में स्थायी रूप से हो जाता है 1915 में, और वो भी अपना यहाँ पर एक क्रियाकलाप प्रारंभ कर चुके हैं। इसी विश्व युद्ध के दौरान ही आप देखोगे कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हो जाएगा। आप इसी टाइम पीरियड के दौरान देखोगे कि कांग्रेस और लीग के बीच में नज़दीकी बढ़ेगी, और इसी विश्व युद्ध की वजह से आप देखोगे कि अंग्रेजों की नीतियों में किस प्रकार से अनेक परिवर्तन हुए, और उसकी वजह से रॉलेट एक्ट जैसा एक एक्ट आया और फिर जलियांवाला बाग कांड, और उसके परिणाम स्वरूप जो है वो असहयोग आंदोलन भारत में शुरू हुआ। तो ये सभी इम्पैक्ट जो हैं वो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हैं। तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे, विश्व युद्ध क्यों हुआ और उसने किस प्रकार से भारत की राजनीति को, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया। तो देखिए, पृष्ठभूमि इसकी देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी। पृष्ठभूमि, अगर हम बात करें कि उसमें विश्व की सिचुएशन क्या थी जिस समय ये युद्ध हो रहा है 1914 से 1918, यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ का ये समय है। और उस समय विश्व में एक होड़ मची हुई है। पूरे विश्व के, खास करके यूरोप के जो देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और इस तरह के जो हैं, उन्होंने पूरे विश्व में अपने उपनिवेशों का जाल बिछा रखा है। यानी यूरोप में सर्वप्रथम जो है पुनर्जागरण हुआ, जैसा आप जानते हैं। और फिर यूरोप के लोग समुद्र के रास्तों से पूरे विश्व में भ्रमण पर निकले, और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर वहाँ के देशों पर, द्वीपों पर कब्जा कर लिया, वहाँ के राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव जमाया। और उसी में एक भुक्तभोगी अपना देश भी था, भारत। भारत में भी यूरोप के लोग आए और उसके बाद धीरे धीरे भारत को उन्होंने अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, यानी कि भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस पे कोई भी दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र जा करके वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार से नियंत्रित कर लेता है कि उस देश के समस्त संसाधनों का, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था का पूरा दोहन वो अपने हितों के लिए करता है। तो ऐसा ही भारत के साथ किया जा रहा था। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने इस प्रकार से जकड़ लिया था कि यहाँ की पूरी संसाधन का, चाहे जो भी हो, चाहे वो कृषि हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रकार का कच्चा माल हो, जो भी उत्पादन भारत में हो सकता था, जिस प्रकार का भी दोहन वो कर सकते थे, वो अपने हितों के लिए
कर रहे थे। तो इसी प्रकार के अनेक देश थे, सिर्फ भारत नहीं था, विश्व में चारों तरफ कई उपनिवेश बनाए गए थे यूरोप के देशों के द्वारा। तो ब्रिटेन ने भी बनाए थे सर्वाधिक उपनिवेश, इसीलिए जो है ब्रिटेन का साम्राज्य जो है वो विश्व में सबसे बड़ा था, और भी देशों ने जो है अपने उपनिवेशिक क्षेत्र बनाए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? इस समय तक आते आते जो है वो औद्योगिकीकरण हो चुका था। देखिए, औद्योगिकीकरण यूरोप में हुआ क्योंकि वहीं पर पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण का एक परिणाम था जो है वो औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब है उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ, मशीनी उद्योग वहां पर लगाए गए यूरोप में, वहीं से ये प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा औद्योगिकीकरण सबसे पहले हुआ। तो यूरोप के देशों में औद्योगिकीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन प्रारंभ किया, यानी उत्पादन, तैयार माल का अत्यधिक उत्पादन। बहुत सारा उत्पादन होने लगा। अब अगर माल का उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित तौर से उसके लिए भारी मात्रा में कच्चा माल चाहिए, क्योंकि मशीनें तीव्र गति से माल तैयार कर सकती हैं, तो आपको कच्चा माल भी उतनी ही तीव्र गति से चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा लाभ लेना है तो फिर कच्चा माल सस्ता चाहिए। अगर आपको सूती कपड़ा बनाना है और सस्ता कपास मिल जाए आपको, तो फिर आप और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो यूरोप के देशों ने जब तैयार माल का अत्यधिक उत्पादन शुरू किया तो इनके पास जो है कच्चे माल की आवश्यकता थी। कच्चे माल की आवश्यकता ने जन्म लिया, कच्चे माल की आवश्यकता ने, और तैयार माल, जो कच्चे माल से जो है माल तैयार किया जाएगा, उदाहरण के लिए कपड़ा, तो तैयार माल के लिए बाजार, खरीदने वाले भी लोग चाहिए ना। अगर आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रहा है तो आपको उस माल को बेचने के लिए बाजार भी चाहिए, लोगों की जनसंख्या चाहिए। तो ये यूरोप की सिचुएशन बनती जा रही थी, और इसी वजह से क्या हुआ, इसके वजह से जो है उपनिवेशों का एक कंपटीशन यूरोप में शुरू हो गया। तो इन दोनों चीज़ों के लिए यानी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और तैयार माल को बेचने के लिए यूरोप के देशों ने पूरे विश्व में जा करके अन्य देशों पर कब्जा किया, और उन देशों का शोषण करके कच्चा माल प्राप्त करना शुरू किया, और उसी माल से तैयार माल यानी फाइन प्रोडक्ट बना करके उसको उन्हीं देशों में जा करके, अफ्रीका और एशिया के देशों में जा करके बेचना प्रारंभ कर दिया। तो एक प्रकार से होड़ मच गई। किस चीज़ की होड़? उपनिवेश बनाने की होड़, यानी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने कब्जे में करने के लिए यूरोप के देशों में एक होड़ मच गई थी। इस चीज वजह से उपनिवेश स्थापित करने की होड़ मच गई। जिस देश को भी आप देखेंगे वो जा करके अन्य देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करने लगा, वहां पर अपनी कॉलोनी डेवलप करने लगा। और इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा यूरोप के देशों में एक प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हो गई, प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई। इससे क्या हुआ? यूरोप के देशों में प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। आप ऐसा ना सोचिएगा किसी एक दिन का मैं आपको विवरण बता रहा हूं। ये बहुत दिनों में ऐसा सिचुएशन बन करके तैयार हो रहा है, और हम 1914 की सिचुएशन पे आ रहे हैं कि यहां तक होते होते इस प्रकार की व्यवस्थाएं जन्म ले रही थी। और उन्हीं में से उदाहरण इंडिया का आपके सामने है कि इंडिया पर ब्रिटेन ने भी अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। अब यहां पर यूरोप के देशों जब प्रतियोगिताएं उत्पन्न होने लगी तो अपने अपने उपनिवेश को बढ़ाने के लिए, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो है
इनमें आपस में द्वंद्व शुरू हो गया यूरोप के देशों में। आप देखे हैं, भारत में भी आपने पढ़ा किस प्रकार से युद्ध हो रहे थे। फ्रांस और ब्रिटेन, कहीं किसी किसी के बीच में युद्ध होते रहते थे। ये सब किस लिए थे? ये अपने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए, उपनिवेशों को और दूसरे देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो यूरोप के देशों के बीच में प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई और साम्राज्यवाद अपने चरम पे पहुंच गया। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब है अपनी धरती को दूर तक बढ़ाना। जैसे कोई देश दूसरे देश पे जाके कब्जा कर ले, अपना साम्राज्य बड़ा कर ले, अपना राज्य बड़ा कर ले। तो ये राज्य को बड़ा करने की जो बात है वो अपने चरम पे पहुंच गई। हर व्यक्ति अपने उपनिवेश को और अधिक नियंत्रित और विस्तृत करना चाहता था। अब फिर क्या हुआ? इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए गुप्त समझौते होने लगे। गुप्त समझौते और गुट बनने लगे। जब भी प्रतियोगिता का माहौल होगा तो 2 देश, 3 देश मिल करके, 4 देश मिल करके अपना अपना संगठन बनाने लगते हैं ताकि हम दूसरे देशों से प्रतियोगिता कर सकें। आज भी आप देखते हैं कि कहीं आप देखते हैं कि दक्षेस संगठन बन रहा है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन बन रहा है। कहीं आप G7 सुनते हैं, कहीं G8 सुनते हैं, कहीं बहुत सारे ब्रिक्स आप सुनते हैं। तो ये सब संगठन क्या है? कुछ कुछ देश मिलकर के अपना एक संगठन बनाते हैं ताकि अपने हितों को जो है वो साधा जा सके। तो उसी प्रकार के अनेक गुप्त समझौते देशों के बीच होने लगे और गुट बनने लगे। जैसे कि 2 गुट आपको हम उदाहरण के लिए बनाते हैं कि 2 गुट यहां पर बने थे। जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन 3 देशों ने मिलकर के ट्रिपल अलायंस बनाया। ट्रिपल अलायंस, एक संगठन बनाया ट्रिपल अलायंस। तो दूसरे भी देश थे, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इन लोगों ने जो है एक दूसरा संगठन बनाया जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय मैत्री। ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री। इस प्रकार के संगठन बनने लगे ताकि हम आपस में मिलकर के 3 देश अपने हितों की रक्षा करेंगे। ये भी सोच रहे हैं कि हम आपस में मिलकर के दूसरे गुटों से टक्कर लेंगे और अपने हितों की रक्षा करेंगे। अब इस प्रतियोगिता ने, इस अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उपनिवेश को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों ने यूरोप के बाजार में एक तनाव उत्पन्न कर दिया और उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर दिखाई पड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणामतः इन चीजों का परिणाम यह निकला, परिणामतः यूरोप में तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव उत्पन्न हो गया जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। जिसका प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर। क्यों पड़ा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर? क्योंकि यूरोप के अधिकतर देशों ने विश्व में जा करके अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। यानी पूरे विश्व को किसी न किसी प्रकार से यूरोप के देश नियंत्रित कर रहे थे। जब यूरोप में इस प्रकार का तनाव उत्पन्न हो गया, प्रतियोगिता की होड़ मच गई, तो उसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। और इसी दरमियान, यानी इस तनातुनी के माहौल में एक घटना हो गई। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कोई बहुत दिन से दबा हुआ मामला चल रहा होता है और उसमें एक चिंगारी पड़ती है, कोई तत्कालिक घटना, और लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है। वो लड़ाई का एक तत्कालिक कारण होता है। तो यहाँ पर भी जो है एक तत्कालिक कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से
जो दल थे, जो गुटबंदी थी, वो आपस में भिड़ने लगे और विश्व युद्ध शुरू हो गया। 37 देशों ने, विश्व के 37 देश इसमें इन्वॉल्व हो गए और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बना लिया। 2 गुट बन गए, उनमें लड़ाई शुरू हो गई और चूंकि इतने सारे देश लड़ रहे थे इसीलिए इसको विश्व युद्ध कहा गया कि पूरा विश्व लड़ रहा है। 37 देशों ने लड़ाई की और यह युद्ध स्थल पे, जल पे और आकाश में भी लड़ा गया, यानी इसमें वायुसेना, जल सेना, स्थल सेना तीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके परिणाम पूरे विश्व ने बहुत नकारात्मक रूप से उठाए। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो निश्चित तौर से भारत में उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो चलिए उस तत्कालिक कारण पे बात करते हैं, किस प्रकार से विश्व युद्ध हो गया। तो यहाँ पे एक तत्कालिक कारण, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पृष्ठभूमि को आप समझ गए कि विश्व युद्ध के पीछे कारण क्या था। अब तत्कालिक कारण पे बात करेंगे कि कौन सी घटना ने चिंगारी को भड़का दिया और युद्ध शुरू हो गया। ये डिटेल में हम सब पढ़ेंगे विश्व इतिहास में, अभी आप सिर्फ जितनी जरूरी बात है उतना समझ लीजिए। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण जैसे कि आपने देखा था कि 1857 की क्रांति के कारण तो बहुत से थे, लोगों के अंदर क्रोध, गुस्सा पनप रहा था, लेकिन एक तत्कालिक चर्बी वाले, कारतूस वाले कारण ने 1857 की क्रांति को जन्म दे दिया था। तो उसी प्रकार से यहां पर एक घटना हुई ऑस्ट्रिया के युवराज, ऑस्ट्रिया के युवराज का नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की पत्नी समेत हत्या हो गई। पत्नी समेत हत्या, और ये हत्या कहाँ हुई? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ये वहां पर हत्या हो गई। और इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने दोषी किसको ठहराया? सर्बिया को, और सर्बिया पे अटैक कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी ठहराया। और हमला कर दिया। अब जब सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया तो गुट तमाम बन ही गए थे, लोग एक दूसरे के आंतरिक रूप से सपोर्ट में थे। तो एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ हम कहेंगे धुरी राष्ट्र, 2 गुट बने इसमें, देखिए किस प्रकार से, और एक को हम कहते हैं मित्र राष्ट्र। 2 दल बन गए, लड़ाई शुरू हो गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया तो एक तरफ जो आया वो आया ऑस्ट्रिया, और दूसरी तरफ आया सर्बिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया, यानी 2 दल बने। अब कौन किसके सपोर्ट में आ रहा है वो देखें आप। अब इनको धुरी राष्ट्र क्यों कह रहे हैं, इनको मित्र राष्ट्र क्यों कह रहे हैं, ये भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि इस दल में भारत शामिल होगा। इस दल में भारत शामिल होगा, तो जिस दल में भारत शामिल होगा उस दल के देशों को हम क्या कहेंगे? भारत के मित्र राष्ट्र हैं, क्योंकि हम उस तरफ से लड़ेंगे। और जो दूसरी तरफ के हैं वो धुरी राष्ट्र हैं, यानी दूसरा पक्ष है। तो धुरी राष्ट्र, तो ऑस्ट्रिया आया और सर्बिया। अब ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में जर्मनी आ गया, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में जर्मनी आ गया, और फिर तुर्की भी आ गया, तुर्की को भी इसमें ले लिया सपोर्ट में। और भी देश मित्र राष्ट्र के सपोर्ट में, यहां पर कई जो इसमें आप बड़ी बड़ी शक्तियां देखते हैं वो सब इधर लग गई, क्योंकि उसमें जर्मनी जो है, जर्मनी के एंटी बहुत सारे देश थे, क्योंकि जर्मनी उसमें एक बहुत प्रगतिशील अर्थव्यवस्था थी और उससे प्रतियोगिता हर व्यक्ति को थी। जर्मनी जो है वो सभी की आंखों में किरकिरी था और इसको जो है बहुत तोड़ा गया।
तो जर्मनी इधर आया तो फिर उधर सभी लग गए। उधर सर्बिया है, सर्बिया की तरफ ब्रिटेन आ गया। जब ब्रिटेन आएगा तो आपको पता है कि फ्रांस आएगा, क्योंकि इनका एक संगठन था, हमने बताया था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो जब ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, तो इधर रूस भी आ गया, रूस भी आ गया और जापान भी इधर ही लग गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जापान लड़ रहा है उधर से, जापान भी इधर आया और ब्रिटेन ने भारत को भी शामिल कर लिया। यानी ब्रिटेन ने, यहां पर आप लिख सकते हैं भारत, इधर भारत भी है, भारत को, भारत लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे। भारत को ब्रिटेन ने शामिल कर लिया। हालांकि उस समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, लेकिन चूंकि ब्रिटेन का हमारे देश पर जो है आधिपत्य है उपनिवेश के रूप में, तो जो है भारत इधर से ही इसी पक्ष में लग गया। तो भारत है इसमें। बाद में इसमें अमेरिका भी आ गया, अमेरिका भी इधर ही आ गया 1917 में। अमेरिका 1917 में आ गया और जापान, रूस जो है वो 1917 में निकल गया। कारण क्या था? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, वो अपने वहां बिजी हो गया, इसलिए जो है वो 1917 में जब अमेरिका की एंट्री इधर हुई, उसी समय रूस की उससे एंट्री, वो उसमें से दल में से निकल गया, लेकिन वो है इधर ही। तो इतने जो मुख्य मुख्य देश हैं वो मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका और जापान एक ही दल में हैं, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे अमेरिका और जापान के बीच में भी युद्ध होगा। तो यहां पर अमेरिका शामिल क्यों हो गया था, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देखें कि जर्मनी ने इस युद्ध के दौरान शुरुआत में बहुत ज़्यादा युद्धों को जीता और बहुत से व्यापारिक और सैनिक जहाज़ों को इसने समुद्र में अपनी पनडुब्बी की सहायता से डुबोना शुरू कर दिया था। इसके पास एक पनडुब्बी थी और उससे जो है कई जहाज़ों को समुद्र में डुबो दिया था। तो एक पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आप धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र समझ गए और इनके बीच में विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध इन दोनों दलों के बीच में शुरू हो गया और भारत को जो है बिना भारत के नेताओं से सलाह मशविरा किए ब्रिटेन ने अपनी तरफ से शामिल कर लिया। यानी भारत के सैनिकों को विश्व युद्ध में लगा दिया गया था। 1917 में जर्मन पनडुब्बी, इसमें पनडुब्बी का भी इस्तेमाल किया गया, यू बोट, पनडुब्बी का नाम था यू बोट, यू बोट द्वारा कई जहाज डुबो दिए गए। और इसी में एक था, एक जहाज लुसितानिया था, जिसमें अनेक अमेरिकी मारे गए, जिसमें अनेक, उसमें अमेरिकी लोग भी सवार थे, अमेरिकी मारे गए। और अमेरिका, इसी वजह से अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका भी मित्र राष्ट्र की तरफ से आ गया, मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो गया। शुरुआत में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, शुरू में 1917 में शामिल हुआ और 18 में युद्ध समाप्त हुआ। तो अमेरिका शामिल हुआ और वहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, इसी वर्ष रूस जो है अपने क्रांति के कारणों की वजह से इस दल से बाहर निकल गया। अब यहां पर इस युद्ध में 37, अगला पॉइंट आप लिख लेंगे, 37 देशों ने इसमें भाग लिया। 37 देशों ने विश्व युद्ध में भाग लिया, विश्व युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में 37 देश लड़े और स्थल, जल, नभ यानी आकाश, तीनों सेनाओं का इस्तेमाल, तीनों सेनाओं का इसमें प्रयोग
किया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देखें युद्ध समाप्त हुआ और क्या हुआ, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से आप कैसे निष्कर्ष निकालेंगे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। नवंबर 1918 युद्ध समाप्त, और इसमें विजय किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और धुरी राष्ट्रों की हार हुई। 11 नवंबर 1918 युद्ध समाप्त और धुरी राष्ट्रों की हार। धुरी राष्ट्रों की हार हुई, तो जो धुरी राष्ट्र थे मुख्य उनके साथ संधियां की गई। तो एक थी वर्साय की संधि, वर्साय की संधि यह की गई जर्मनी के साथ। वर्साय की संधि की गई। सेंट जर्मेन की संधि यह की गई ऑस्ट्रिया के साथ। किस संधि में क्या किया गया? सेब्र की संधि, वो सब हम डिस्कस करेंगे जब विश्व युद्ध को पढ़ेंगे डिटेल में। यह की गई तुर्की के साथ। वर्साय, सेंट जर्मेन और सेब्र, ये तीन प्रमुख संधियां जो हैं की गई विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के साथ में। और इन संधियों में जो है इनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध, खामियाजा और युद्ध के जो है वो जुर्माने वगैरह लगाए गए। तुर्की के पूरे राष्ट्र को बहुत ज़्यादा विखंडित किया गया और उनके ऊपर भी जो है सभी प्रतिबंध वगैरह रोपित किए गए। और इन सब को हम डिटेल में जब हम विश्व युद्ध को अलग से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पर चूंकि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना आपका जानना बहुत है। जिसमें जो तुर्की का मामला है, खास करके इस पे आपको ध्यान रखना है कि तुर्की जो है वो धुरी राष्ट्रों की तरफ से था, यानी ब्रिटेन के विपक्ष में था। और तुर्की के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा अन्य धुरी राष्ट्रों के साथ किया गया था। और ये जो तुर्की है इसको आप समझें थोड़ा सा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव पढ़ेंगे। और जब हम भारत में खिलाफत आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर एक चीज़ पढ़ते हैं कि किस प्रकार से विश्व में जो मुस्लिम जो धर्म के साथ में कुछ घटनाएं होती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है किस प्रकार से पूरे विश्व में उस समाज पे पड़ता था। तो तुर्की जो है, तुर्की के खलीफा जो भी होते थे, तुर्की के जो खलीफा होते थे वो मुस्लिम समाज में एक बहुत सम्मानित धर्मगुरु के रूप में माने जाते हैं। और उनको पूरा मुस्लिम समुदाय, वो विश्व के किसी भी देश में रहता है, उनको उतना ही सम्मान बराबर देता था। तो जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय भारत में भी मुस्लिम या मुस्लिम लीग या मुस्लिम के अन्य संगठन या समाज ऐसा चाहते थे कि तुर्की के साथ में कोई भी वैसा गलत व्यवहार ना किया जाए जैसा अन्य देशों के साथ किया जाएगा अगर धुरी राष्ट्रों की हार होती है। पहले से तो पता नहीं कि हार होगी या जीत होगी। तो जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन जो है वो दूसरे पक्ष में था, जिधर भारत को भी वो ले गया। तो जब भारत के सैनिक ब्रिटेन के पक्ष में जाकर लड़ रहे थे तो इसका मतलब है वो तुर्की के विपक्ष में जाकर लड़ रहे थे, वो तुर्की से भी तो लड़ाई कर रहे थे। तो भारत के सैनिकों में भारत के लोग शामिल थे। और यहाँ पर मुस्लिम लीग या मुस्लिम संगठन ऐसा चाहता था कि तुर्की के ऊपर, यानी तुर्की के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना किया जाए जिसमें मुस्लिम धार्मिक भावनाएं आहत हों अगर तुर्की की हार होती है। तो इसी शर्तों के साथ ही जो है वो विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। लेकिन जब विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार हुई तो उस समय तुर्की को भी बख्शा नहीं गया, यानी वैसा ही समान व्यवहार तुर्की के साथ में भी, वहाँ के खलीफा के साथ में भी किया गया जैसा अन्य राष्ट्र के साथ में किया गया। और इससे जो है भारत में मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम लीग अंग्रेजी सत्ता से या ब्रिटेन से बहुत असंतुष्ट हो गए थे। और उसी वजह से यहाँ पर उन्होंने जो है इसका प्रतिशोध लेने की कोशिश की। तो ये आप इम्पैक्ट पढ़ेंगे अभी। तो ये घटनाएं यहाँ तक हो गई। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस विश्व युद्ध का प्रभाव हमारे देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए, विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव।
पहली हेडिंग रहेगी विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। तो देखिए उसमें भारत की सिचुएशन क्या है। तो पहला पॉइंट वाइज इसको नोट करेंगे पूरी स्टोरी को समझते हुए। तो जिस समय ये युद्ध हो रहा था उसमें भारत क्या है, लिखें, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का उस समय उपनिवेश था। नोट कर लेंगे क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। भारत ब्रिटेन का उस समय उपनिवेश था। तो ब्रिटेन ने भारत के नेताओं से बिना सलाह मशविरा किए ही भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ पे ब्रिटेन ने बिना सलाह भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। जर्मनी चाहता था कि भारत इसमें ब्रिटेन का साथ न दे ताकि जो है ब्रिटेन कमजोर हो सके और उसे हराया जा सके। तो जर्मनी ऐसा चाहता था कि भारत के लोग इस समय आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश करें, यानी अपने आंदोलन को और तेज करें और इसी समय जो है वो आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो विश्व युद्ध में उलझा हुआ है। उनका उद्देश्य ये था कि अगर भारत जो है ब्रिटेन का साथ नहीं देगा और इस समय ब्रिटेन कमज़ोर पड़ जाएगा तो उसे हम हरा पाएंगे। तो यहाँ पर जो जर्मनी की मंशा है वो क्या है, देखिए जर्मनी चाहता था कि भारत विश्व युद्ध में शामिल न हो, विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ ना दे, ब्रिटेन का साथ ना दे और इस समय क्या करे, वो अपने आंदोलनों को और तेज करे अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन का क्या कहना था, ब्रिटेन कहता था कि ये युद्ध जो है वो साम्राज्यवाद के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, यह विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और कांग्रेस भी यहाँ पर क्या चाह रही, लोकतंत्र की स्थापना चाह रही है, स्वराज्य की मांग कर रही है, स्वशासन की मांग कर रही है। इस समय तक भारत में भी पूर्ण स्वराज की बातें नहीं हो रही थी। कांग्रेस चाहते थे कि हम ब्रिटेन सत्ता के अधीन रहकर ही स्वशासन अपने हाथ में ले लें। पूर्ण स्वराज की बात तो 1930 में आएगी जब हम लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे। अभी पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के लोग चाहते थे कि सत्ता अंग्रेज की ही बनी रहेगी टॉप में, लेकिन हम यहाँ पर शासन को अपने आप चलाएंगे और इसको कहते हैं स्वशासन यानी होम रूल। तो जर्मनी चाहता था कि भारत विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ न दे। ब्रिटेन का कहना था कि यह युद्ध जो युद्ध लड़ा जा रहा है साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं है, साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए है, बल्कि विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। तो यहां पर कांग्रेस को ऐसा विश्वास हो गया कि ब्रिटेन अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं विश्व में, तो निश्चित तौर से विश्व युद्ध के बाद भारत को भी स्वशासन देने में वो देर नहीं करेंगे, यानी विश्व युद्ध के बाद में जो है भारत को स्वशासन मिल जाएगा, क्योंकि ये युद्ध ही इसीलिए लड़ा जा रहा है कि विश्व में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, उसकी रक्षा की जाए। इस प्रकार के झांसे में कांग्रेस आ गई और कांग्रेस के साथ साथ अनेक नेता इसी झांसे में आ गए। हालांकि भारतीय नेता दो गुटों में विभाजित थे। कुछ लोग चाहते थे कि विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया जाए, जैसे महात्मा गांधी भी इस समय तक जो है भारत में 1915 में आ गए और 1915 में महात्मा गांधी के विचार थे। हम महात्मा गांधी वाले चैप्टर में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे प्रथम विश्व युद्ध में।
तो महात्मा गांधी 1915 में चूंकि भारत आ गए, तो उस समय जो है बाल गंगाधर तिलक या अन्य जो यहाँ के नेता थे, उन्होंने उनकी राय भी जाननी चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए इस समय, ब्रिटेन का साथ दिया जाए या हम अपने आंदोलन को और तेज करें। तो महात्मा गांधी का विचार था कि इस समय ब्रिटेन के खिलाफ देश में कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे तो इससे जो है विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजेता बनेगा और इस युद्ध के बाद में हमको जो है हमारी इच्छाएं जो है वो पूरी कर दी जाएंगी, यानी हमको स्वशासन या जो भी हमारी मांगे हैं वो ब्रिटेन मांग लेगा, स्वेच्छा से ही मान लेगा और हमारा लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। तो इसलिए महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध में जो है वो ब्रिटेन का पूरा सपोर्ट किया था और भारत के लोग उस समय सेनाओं में भर्ती नहीं हो रहे थे जल्दी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम ऐसे देश की सेना में उसके लिए लड़ने क्यों जाएं जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हमको ही शोषित कर रहा है, यानी ब्रिटेन। तो लोग जो है ब्रिटेन की सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे। तो महात्मा गांधी और अनेक नेताओं ने जो है उनको समझाया, महात्मा गांधी ने भी समझा बुझा करके युवाओं को ब्रिटेन सेना में भेजने के लिए काम किया और इसीलिए उस समय महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी के इस योगदान को देख करके युद्ध के बाद में जो है वो ब्रिटेन के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। हालांकि युद्ध के तुरंत बाद जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को देख करके सभी नेता जो कांग्रेस के थे, जिन्होंने विश्व युद्ध में सपोर्ट किया था या जो भी अंग्रेजी सत्ता के साथ मिल रहे थे, उन सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा और तुरंत ही सारा सिनेरियो चेंज हो गया और उसके बाद आप पूरी कहानी देखेंगे ही। तो विश्व युद्ध के बाद ही रॉलेट एक्ट जैसा कानून आया, जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, ये सब चीज़ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन का मानना था कि साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए है और इसीलिए जो है कांग्रेस के नेता दो विचारधारा में बटे थे, दो विचारधाराएं कौन थी? एक जो थे, एक ब्रिटेन का साथ देना चाहते थे, एक ब्रिटेन का साथ देना चाहते थे और दूसरे आंदोलन करना चाहते थे। इस समय आंदोलन करना, जैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे जो नेता थे, उन्होंने इसी विश्व युद्ध के दौरान ही अपना होम रूल जो आंदोलन है वो पूरी ताकत के साथ चलाया। हालांकि वो असफल रहा, लेकिन फिर भी उनका प्रयास तो यही था कि इस विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन कमज़ोर है और उसे परास्त किया जा सकता है, अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं। जो है इसी समय जो एनी बेसेंट हैं, उन्होंने भी जो है अपना पूरा प्रयास किया कि होम रूल आंदोलन इस समय चलाया जाना चाहिए। तो दो दलों में बटे थे, एक लोग ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो रहे थे, उनका मानना था कि युद्ध के बाद स्वतः ही ब्रिटेन हमें स्वशासन दे देगा, और दूसरे थे कि स्वतः हमें कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे। तो दो दलों में बट गई। हालांकि ऑफिशियली यानी कांग्रेस के द्वारा इस युद्ध का समर्थन किया गया। तो ऑफिशियली जो है कांग्रेस ने, उसमें कुछ नेता विरोधी जरूर थे, लेकिन बहुमत के आधार पर क्या किया, कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ दिया, ब्रिटेन का साथ देने का निर्णय किया। और ये निर्णय उनका दिखाई पड़ता है, यानी कि युद्ध के दौरान जो 4 अधिवेशन हुए, युद्ध दौरान हुए 4 अधिवेशनों में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। यानी जितने भी युद्ध के दौरान अधिवेशन हुए उसमें जो है इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि हम ब्रिटेन के साथ हैं। और महात्मा गांधी के विचार हमने बता दिए, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आप यहाँ पे लिख ही दूं मैं ताकि छूटे ना। महात्मा गांधी ने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए, सेना में
भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। इनका मानना था कि हमें इस समय आंदोलन नहीं करना चाहिए, इसीलिए जो है होम रूल आंदोलन में महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं था। महात्मा गांधी ने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, इसलिए इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया और इस कार्य के लिए ब्रिटेन के द्वारा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। आगे देखें क्या हुआ। अब मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग इसमें असमंजस में थी कि वो युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे या ना दे। जैसा कि आपको पीछे मैंने बताया कि जो तुर्की है वो धुरी राष्ट्रों में शामिल था, इस वजह से जो है मुस्लिम लीग के बीच असमंजस की स्थिति थी। मुस्लिम लीग असमंजस में थी, क्योंकि तुर्की धुरी राष्ट्र में था और तुर्की के खलीफा का मुस्लिम समाज में एक सम्मानित धर्मगुरु तुर्की का मुस्लिम समाज में एक सम्मानित धर्मगुरु का स्थान है उसमें। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ये सोच में थी कि हम ब्रिटेन का साथ देते हैं तो फिर हम तुर्की के खलीफा के खिलाफ जा रहे हैं, और अगर हम तुर्की का साथ देते हैं तो इसका मतलब है कि फिर हम यहाँ पे अपने भारत की जो अपनी लड़ाई है उससे पीछे हट रहे हैं, यानी ब्रिटेन का विरोध करेंगे यहाँ पर हम। तो ये असमंजस में थे कि अब हम ब्रिटेन का साथ दें या ना दें। मुस्लिम लीग तो सरकार के साथ मिल के चल रही थी ना, तो यहाँ पर आकर के बहुत असमंजस की स्थिति हो गई। हालांकि बाद में इस शर्त के साथ कि अगर धुरी राष्ट्र पराजित होते हैं तो तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता अप्रभावित रहेगी, यानी उनके साथ कोई कार्रवाई न हो ऐसी जिससे उनकी धार्मिक सत्ता पे प्रभाव पड़े रहेगी। मुस्लिम लीग भी इसी शर्त के साथ में मुस्लिम लीग भी ब्रिटेन के साथ आ गई, ब्रिटेन का साथ दिया युद्ध में। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो धड़ है यहाँ पे राजनीति में, तो दोनों पर यह प्रभाव पड़ा कि दोनों ही युद्ध के समर्थन में आ गए। लेकिन विश्व युद्ध के जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे धीरे धीरे ब्रिटेन की पोल खुलती चली गई कि जैसा वो कह रहे थे वैसा नहीं था। वो साम्राज्यवाद के लिए ही युद्ध लड़ा जा रहा था। और आप देखेंगे कि तुर्की के खलीफा के साथ भी उसी प्रकार से व्यवहार किया गया जैसा सभी पराजित राष्ट्रों के साथ किया गया, और इससे जो है वो मुस्लिम समाज में भी बहुत ज़्यादा असंतुष्टि फैली और बाद में
आप खिलाफत आंदोलन भी देखेंगे, उसको हम अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए बाल गंगाधर तिलक, और उन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक, सभी का आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है देश में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल आंदोलन चलाया। ये आप 1916 से देखेंगे, इसका एक अलग चैप्टर आप पढ़ेंगे होम रूल का। तो होम रूल लीग की स्थापना की बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। महात्मा गांधी का भी पक्ष आपने देख लिया, कांग्रेस का पक्ष देख लिया, और यहाँ पर मुस्लिम लीग का भी पक्ष देख लिया आपने, किस प्रकार से सपोर्ट में रहे। लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीज़ें खुलती चली गई और ब्रिटेन की मंशा जाहिर होने लगी कि यह युद्ध लोकतंत्र की स्थापना के लिए नहीं बल्कि साम्राज्यवाद के लिए ही लड़ा जा रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पक्ष के नेताओं को समझ में आने लगा और इनमें नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और इसी का परिणाम था कि 1916 में, यानी जैसे जैसे ब्रिटेन की मंशा उजागर होती गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों निराश हुए। दोनों निराश हुए और इसी का परिणाम था, और भी रीजन थे कि 1916 में दोनों में समझौता हुआ, दोनों में एकता हुई। इसको क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट। इस पे भी हम एक अलग चैप्टर करेंगे। लखनऊ पैक्ट क्या था, तो लखनऊ पैक्ट में हुआ यह था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को लगने लगा था कि अगर हम एक साथ मिलकर के नहीं संघर्ष करेंगे तो फिर हम इस ब्रिटेन सत्ता को कभी भी, इनसे जो हम चाहते हैं स्वराज्य, वो हमको हासिल नहीं होगा, सुशासन हमको नहीं मिल सकेगा। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस समय तक मुस्लिम लीग में आ चुके थे 1913 से, उन दोनों लोगों ने जो है कुछ ऐसे कार्य किए, कुछ ऐसे प्रयास किए कि जिनके द्वारा जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ में एक समझौता हो गया, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और दोनों पार्टियों ने निश्चय किया कि अब हम मिल करके जो है सुशासन की मांग को उठाएंगे। तो इस तरह से जो है पैक्ट भी हो जाता है इसी विश्व युद्ध के दौरान। कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी इस समय हुए, जैसे कि लाला हरदयाल ने जो है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी, और गदर पार्टी ने भी विश्व युद्ध के दौरान जो है काफ़ी सशस्त्र विद्रोह करने की कोशिश की, उसको भी हम क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये इतने इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्या चल रहा था और परिणामता क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। विश्व युद्ध के बाद में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया और यहाँ पर रॉलेट एक्ट पास किया गया, और फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और फिर आपने देखा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भारत की धरती पर उमड़ते हैं। तो ये सब यहीं से चीज़ें निकल के आ रही थी। लखनऊ पैक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से क्या मांगे रखी गई थी। तो यहाँ विश्व युद्ध के बाद में आप देखेंगे कि विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट लाया गया, रॉलेट एक्ट लाया गया, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। और इसकी वजह से जलियांवाला बाग कांड हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ, और असहयोग आंदोलन ने जन्म लिया। असहयोग आंदोलन और एक आंदोलन खिलाफत आंदोलन भी आप देखेंगे, खिलाफत आंदोलन हुआ। तो ये हमारे राजनीति पर जो है वो विश्व युद्ध का प्रभाव था।
अब अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पे बात करेंगे। तो यहां तक आपने कहानी समझी कि जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय कांग्रेस के लोग दो तरीके के हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि चलिए ब्रिटेन का साथ देते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम अपने आंदोलन को तेज करते हैं, होम रूल आंदोलन चलाया। बाकी लोगों ने साथ दिया। महात्मा गांधी के विचार भी आपने जाने, किस प्रकार से मुस्लिम लीग ने शर्तों के साथ जो है ब्रिटेन का साथ दिया, लेकिन दोनों लोगों को घोर निराशा प्राप्त हुई और धीरे धीरे दोनों पार्टियां एक दूसरे के निकट आई। लखनऊ पैक्ट हुआ, लेकिन विश्व युद्ध के बाद में रॉलेट एक्ट जैसा एक एक्ट लाया गया जो विश्व युद्ध की घटनाओं से ही प्रेरित था और नियंत्रण करने के लिए उस एक्ट को लाया गया। पढ़ेंगे फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से आगे जो है आंदोलन बढ़ेंगे। अब अर्थव्यवस्था पर इन चीजों के क्या प्रभाव पड़ रहे थे वो देखें। विश्व युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, राजनीति पर आपने देख लिया, सब चीजों की राजनीति में। अब अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जाहिर सी बात है अगर एक सेंटेंस में कहें तो अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना ही था। इसको पहले समझ लें। लगभग 13 लाख लोग भारत से जो है युद्ध में भेजे गए थे, जिसमें 8 लाख सशस्त्र सैनिक थे, बाकी अन्य कामों के लिए। तो इतने सारी सेनाओं को बाहर भेजा गया, तो सेनाओं में किसानों के बेटे थे, किसान थे, यहाँ के बहुत सारे लोग जब बाहर चले गए तो कृषि पर इम्पैक्ट पड़ा इसका, कृषि नीचे गई। युद्ध के खर्चे को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, संतुलित करने के लिए करों की दरों को बढ़ाया गया, जिसकी मार जो है वो खेती पर भी पड़ी, यानी लगान के रूप में, और जो यहाँ का व्यापार और उद्योग धंधे थे उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तमाम कर्जा लिया गया, जिससे भारत पर कर्जे का बोझ बढ़ गया। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था पे कुछ इसके ऐसे परिणाम भी हैं जो आपको जानना है, क्योंकि जब इस युद्ध के दौरान बाहर से आयातित वस्तुएं आना कम हो गई, क्योंकि ज़्यादातर जहाज जो है वो सैनिकों को ढो रहे थे, सैन्य सामग्री को ले जा रहे थे, तो आयात और निर्यात पर इसका प्रभाव पड़ा। और चूंकि यूरोप के ज़्यादातर देश इस युद्ध में लड़ रहे थे, इसीलिए उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। और इसका परिणाम ये निकला कि भारत में जो विदेशी कपड़े, विदेशी सामान ब्रिटेन के द्वारा लाया जा रहा था, उसकी मात्रा में कमी आ गई, यानी वो सामान आना बंद हो गया और जो आ रहा था वो बहुत महंगा आ रहा था। भारत की तरफ से जो सामान बाहर भेजा जाता था उसमें कुछ कमी आई, लेकिन अन्न वगैरह, अनाज वगैरह भेजा जाता रहा इस दौरान, जिससे जो है यहाँ पर अन्न की कमी भी हुई इस दौरान। और कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि इस दशक में अन्न का उत्पादन बहुत कम हुआ, क्योंकि ज़्यादातर किसान युद्ध की वजह से प्रभावित हुए लोग युद्ध में चले गए। तो अन्न का उत्पादन कम हुआ, लेकिन अन्न का निर्यात जारी रहा। बाहर की वस्तुओं का आयात कम हो जाने की वजह से भारत के कुछ उद्योग धंधों को इसका फायदा भी मिला। भारत में खास करके कपड़ा उद्योग को इसका फायदा मिला, क्योंकि कपड़ा जो विदेश से आ रहा था वो आना बंद हो गया, इसीलिए भारत की जो मिलें थी उनका कपड़ा का उत्पादन बढ़ गया। वर्दी वगैरह के लिए जो सेना में लोग भर्ती किए जा रहे थे, उनके वर्दी वगैरह का जो ऑर्डर था वो भारतीय कंपनियों को मिलने लगा, जिससे कपड़ा उद्योग जो भारत का है वो फलने फूलने लगा। बैंक सेक्टर और बीमा सेक्टर इत्यादि में भारतीय लोगों की पूंजी बढ़ी, क्योंकि अब ब्रिटेन या विदेश या यूरोप के लोग भारत में पूंजी लगाने से हिचकिचा रहे थे। युद्ध के दौरान कोई कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, इसीलिए भारत के लोग जो है बैंकिंग और बीमा सेक्टर में ऐसे और व्यापार के क्षेत्र में अपनी पूंजी लगाए और स्थापना की इन चीज़ों की। लेकिन कल कारखाने ज़्यादा नहीं विकसित हुए, क्योंकि ब्रिटेन कभी ऐसा चाहता ही नहीं था कि भारत के लोगों की पूंजी कल कारखानों में लगे, इसीलिए व्यापार में तो लगे लेकिन उद्योग ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। छोटे और मंझोले उद्योग या हथकरघा उद्योग या जो कुटीर उद्योग थे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा विश्व युद्ध का, क्योंकि उनको उतना फायदा नहीं मिल पाया। भले ही विदेशी वस्तुएं कम आ पा रही थी, लेकिन यहाँ के जो कच्चा माल के उत्पादक के किसान और ऐसे लोग थे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की वजह से वो सब बदहाल हो गए। क्योंकि जो लोग कपास उत्पादित कर रहे थे, नील उत्पादित कर रहे थे, उसका निर्यात ही नहीं हो पा रहा था और उस वजह से उनका माल
खराब हो रहा था और भारत में अभी उसको खरीदने के लिए उतने उद्योग धंधे डेवलप नहीं थे कि उस पूरी कपास को वो खरीद पाते। इसी वजह से यहाँ के जो उत्पादक थे कच्चे माल के यानी कृषक वर्ग, उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन कपड़ा उद्योग वगैरह पे जो है कुछ सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि विश्व युद्ध के दौरान तक ही ऐसा रहा और उसके बाद स्थितियां जस की तस फिर हो जाती हैं। तो चलिए इसमें 2-4 पॉइंट हम यहाँ पर मेन जो है वो लिख लेंगे। देखिए, विश्व युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। 13 लाख लोगों को, भारतीय लोगों की बात हो रही है, 13 लाख लोगों को युद्ध में भेजा गया, युद्ध में लगाया गया, जिसमें 8 लाख सैनिक थे। 8 लाख से ज्यादा सैनिक थे, 13 लाख लोगों को युद्ध में लगाया गया। इस कारण कृषि पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि सभी लोग युद्ध में चले गए, वही तो कृषि में काम करते थे। इस कारण कृषि पर प्रभाव पड़ा, उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम हुआ। कृषि उत्पादन कम था, लेकिन अन्न का निर्यात जारी रहा। आवश्यक वस्तु है ना, अन्न का निर्यात किया जाता था जो भारत से, वो जारी रहा। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहां पे उत्पादन कम हो रहा है फिर भी आप निर्यात जारी रखेंगे तो अर्थव्यवस्था पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय ही है। भारत के घरेलू मार्केट में जो है उसका मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे और गरीबी आएगी। यहां पर और क्या हुआ, कृषि पर इंपैक्ट ये हो रहा था, ज्यादातर जहाज क्या कर रहे थे, ज्यादातर जहाज सैन्य सामग्री ढो रहे थे, सैन्य सामग्री ढो रहे थे। इसका परिणाम क्या हुआ, आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ा, आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, यहां पर जो वस्तुएं आयात की जा रही थी उनकी कीमतें बढ़ गई, जब आ नहीं पा रही थी तो कम आ पा रही थी, और जो निर्यात की जा रही थी उनका मूल्य भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन भारत की निर्यातित वस्तुएं चूंकि कच्चा माल थी, इसीलिए भारतीय लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया, और आयातित वस्तुएं जो हैं वो पक्का तैयार माल थी, उनकी कीमतें बढ़ जाने से इसका भी भारतीय जो है वो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। देखिए, कपड़ा, भारतीय कपड़ा लिखिए, भारतीय कपड़ा उद्योग को, भारतीय कपड़ा उद्योग को कुछ फायदा मिला, क्योंकि विदेशी कपड़ा नहीं आ पा रहा था, विदेशी कपड़ा नहीं आ पा रहा था। इस तरह कुछ और भी जो है भारतीय वस्तुओं को, खास करके कपड़ा को ज़्यादा आप हाईलाइट करेंगे, कुछ और भी जो है विदेशी वस्तुएं जो नहीं आ पा रही थी, उनका जो ऑप्शनल अपने यहाँ जो उपस्थित था, उन उद्योगों को फायदा हुआ। बीमा और बैंक, बीमा और बैंक क्षेत्र में भारतीय पूंजी का निवेश हुआ, भारतीय पूंजी का निवेश हुआ। क्यों, क्योंकि विदेशी लोग जो है अब भारत में बैंक और बीमा क्षेत्र में पैसा इस दौरान नहीं लगाना चाहते थे, तो भारतीय लोग सामने आए और वहां पर भारतीय लोगों का पूंजी जो है उसमें बढ़ गया। लेकिन कल कारखाना वगैरह क्षेत्र में नहीं बढ़ा, क्योंकि ब्रिटेन की नीतियां ही ऐसी नहीं थी कि भारतीय लोग जो है कल कारखाने में ज़्यादा पैसा लगा पाए। तो बीमा, बैंक और व्यापार भी लिख सकते हैं आप, व्यापार में भी, व्यापार में भी जो है ऐसा हुआ। निर्यात प्रभावित होने से, अगला पॉइंट लिखेंगे, निर्यात प्रभावित होने से कच्चा माल उत्पादन करने वाले किसान बदहाल हो गए, उत्पादन
करने वाले कृषक बर्बाद हो गए, क्योंकि उनका सामान बिक ही नहीं रहा था, मूल्य ही नहीं मिल पा रहा था उतना, निर्यात प्रभावित हो गया था। कर्ज, इस सब चीज़ों में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपया भारत के लोगों के द्वारा ब्रिटेन को दिया गया। बड़े बड़े धनाढ़ राजा महाराजा लोगों ने, बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से जो है ब्रिटेन को पैसा दिया, और जो बड़े अमीर लोग थे उनके ऊपर ब्रिटेन की तरफ से ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया कि वो युद्ध कोष में दान दें, यानी पैसा दें। तो यहाँ पर धनी लोग, देखिए राजा महाराजाओं ने, यानी जो बड़े लोग थे, ने ब्रिटेन को धन दिया, ब्रिटेन को धन दिया, और जिन्होंने नहीं दिया, जो धनी व्यक्ति थे, उन पर दबाव डाला गया। धनी लोगों पर युद्ध के लिए धन देने के लिए दबाव, युद्ध के लिए धन देने का दबाव डाला गया। देखिए, सरकारें ऐसा करती हैं, जैसे कि अभी आपके देश में कोई महामारी या कोई संकट आ जाता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा कोष बनाया जाता है, और उसमें लोगों से अपील की जाती है कि आप मदद के लिए स्वेच्छा से पैसा दीजिए। तो कोई 100 रुपया, कोई 100 लाख रुपया, कोई 100 करोड़ रुपया, जैसा जिसकी औकात होती है वो उसमें देते हैं लोग चंदा के रूप में। और सरकार के द्वारा फिर कुछ लोगों से ज़बरदस्ती भी वसूला जाता है बगैर उनकी इच्छा के। जैसे कि सरकार कह देती है कि फला सेक्शन के सरकारी नौकरियों की जो वेतन है, 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा या 2 दिन का वेतन ले लिया जाएगा, तो वो ज़बरदस्ती होता है, उसमें सहमति के बिना भी आदेश के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो कुछ लोगों ने स्वेच्छा से धन दिया, और धनी लोगों के ऊपर युद्ध के लिए धन देने का दबाव भी डाला गया। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन प्रतिवर्ष लगभग 40 करोड़ रुपए युद्ध पर खर्च कर रही थी। यानी सरकार, ब्रिटेन ना लिखे, सरकार लिखे, भारत की बात हो रही है। सरकार प्रतिवर्ष लगभग 40 करोड़ रुपए युद्ध पर खर्च कर रही थी। जबकि भारत की कुल आय उसमें कितनी थी? कुल आय 145 करोड़ थी। यानी एक साल में 145 करोड़ रुपया भारत की कुल आय थी, जिसमें से 40 करोड़ सिर्फ युद्ध पे खर्च हो रहा था। यानी 1/3 लगभग जो है वो युद्ध पे जा रहा था। ये तो कोष से जा रहा था, बाकी जो दान और ये सब दिया जा रहा था वो अलग है। 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है भारत की तरफ से ब्रिटेन को हेल्प की गई थी उस समय। 300 करोड़ से ज़्यादा, ये सब ऑफिशियल डाटा है, पता नहीं कितना हुआ हो। 300 करोड़ से ज़्यादा धन युद्ध पर खर्च किया गया। भारत से यह खर्च किया गया। सोचिए भारत से कितना पैसा जो है युद्ध पे खर्च किया गया। उस समय 300 करोड़ रुपया बहुत मायने रखता है। जिस देश की 145-150 करोड़ रुपए एक साल की टोटल आमदनी हो, 4 साल में 300 करोड़ रुपया उड़ा दिया गया युद्ध पे। और इस युद्ध से भारत को क्या मिल रहा था? भारत को तो जबरदस्ती इस युद्ध में घसीट लिया गया था। भारत का ना तो उसमें कोई लाभ होने वाला था, ना उसमें कोई उसका कारण बन रहा था युद्ध का। फिर भी भारत जो है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से 13 लाख लोग भारत के लड़ रहे थे। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, हर एक देश में जाकर के भारत के सैनिकों ने लड़ाई की और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। हालांकि इससे सैनिकों के अंदर एक विशेष आत्मविश्वास भी जागृत हुआ। इसका एक इम्पैक्ट ये भी अभी हम नोट करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने जब कंधे से कंधा अंग्रेजों के साथ मिला करके विश्व के प्लेटफॉर्म्स पे जाके लड़ाई की, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ कि अंग्रेजी नस्ल ही उच्च नस्ल नहीं है, बल्कि हम भी उतने ही बलशाली हैं और हम भी जो है स्थितियों को बदल सकते हैं। और इसीलिए जब विश्व युद्ध से वापस सैनिक आए तो उन्होंने विश्व की कहानियाँ यहाँ के लोगों को सुनाई, और लोगों के मन में ये कि भावना ये जो बैठी हुई थी कि अंग्रेज बहुत अच्छी नस्ल हैं, उनको हराया नहीं जा सकता, या फिर वो ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा जो बनाया गया था माहौल, वो सब टूटता नज़र आता है। क्योंकि विश्व के
प्लेटफॉर्म्स पे, मैदानों पे भारत के सैनिक उनके साथ लड़ करके आए थे और अनेक जगहों पर उन्होंने जो है अन्य यूरोपीय सेनाओं से बेहतर प्रदर्शन किया था। कई लोगों को, भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस भी दिया गया था। तो यहाँ पर 300 करोड़ से ज़्यादा धन युद्ध पर खर्च किया गया और इसका सब का परिणाम ये निकला कि भारत पर कर्ज जो 1914 में जब यानी युद्ध शुरू हुआ था, उस समय जो भारत पर कर्जा था 414 करोड़ था। युद्धोपरांत यानी युद्ध के बाद बढ़कर 781 करोड़ हो गया। यानी भारत जो है वो कर्ज के एक जाल में फंस गया। तो इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था पर ये नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ सकारात्मक परिणाम थोड़े समय के लिए जरूर दिखते हैं कि कपड़ा उद्योग और स्वदेशी वस्तुएं बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको कुछ लाभ इस दौरान जरूर मिला, लेकिन वो बहुत दीर्घकालिक नहीं था। जैसे ही स्थितियां सामान्य हुई, फिर से उसी तरह से ब्रिटेन की नीतियां प्रारंभ हो गई। तो ये हुआ। समाज पे एक हेडिंग डालेंगे, समाज पर प्रभाव, और मैं मौखिक बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे। समाज पर प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया कि जब विश्व युद्ध से सैनिक लड़ करके आए तो उन्होंने पूरे विश्व में जा करके जो माहौल देखा उससे लोगों को परिचित कराया और ब्रिटेन की इस सत्ता के खिलाफ लोगों का जो प्रतिशोध या विरोध करने की भावना थी उसमें बढ़ोतरी हुई। यानी लोग एकजुट हुए। जैसा आपने देखा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एकजुट हुई इसी युद्ध के दौरान, तो लोग भी एकजुट हुए और मिल करके उन्होंने इस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्योंकि इस युद्ध के दौरान जैसा कि जो उन्होंने प्रलोभन दिए थे कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, लोग सोच रहे थे कि युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन जिस लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या यहाँ उपनिवेश को मुक्त करने के लिए, सुशासन देने के लिए आगे नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन ने यहाँ पर सत्ता को और मजबूती से कंट्रोल करने के लिए नीतियाँ बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग और पूरे समाज को फिर से जो है असंतुष्टि हुई और लोग फिर से एक नए संघर्ष के लिए उठकर खड़े हो गए। तो इस प्रकार से समाज पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा इस युद्ध का। अर्थव्यवस्था पर तो नकारात्मक खैर है ही, राजनीति पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिमों के जो मुख्य संगठन आए, जो एकजुट हुए, एकता हुई और लीग और कांग्रेस को बाद में अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ कि किस प्रकार से हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में फिर से एक बार जो है हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। गांधी जी के विचारों के विषय में हमने पढ़ लिया और यहाँ से हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम लखनऊ पैक्ट को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से लखनऊ पैक्ट में क्या क्या हुआ और फिर जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस प्रकार लाया गया और भारत में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्वशासन का चलाया गया होम रूल आंदोलन, उस पर बात करेंगे। और इस प्रकार से जो है हम यहाँ तक की कहानी ले आए हैं जहाँ तक कांग्रेस का जो उग्रवादी चरण है वो समाप्ति की तरफ है। और फिर हम शुरू करेंगे गांधीवादी चरण, जहाँ पे हम फिर 1915 से शुरू करेंगे गांधी जी के आगमन से। और वहाँ पर हम गांधी जी के पूरे जीवन पर बात करेंगे पहले कि किस प्रकार से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनके कार्य करने का तरीका, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने की, क्या क्या कहाँ कहाँ से उन्होंने सीखा और किस किस को उन्होंने सिखाया, इन चीज़ों पे बात करेंगे, उनका दृष्टिकोण क्या था। और फिर हम उनके द्वारा किए गए आंदोलनों पर आएंगे। तो यहाँ से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहिए स्टडी विद कृष्णा के साथ में। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। गुड लक।